मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। एक प्रश्न है, द्रव्य का ज्ञान है उसके भाव का नहीं, क्या ये तत्व श्रद्धान है या अतत्व श्रद्धान? प्रश्न 1। प्रश्न 2, द्रव्य का ज्ञान नहीं है परंतु उसके भाव का ज्ञान है, ये तत्व श्रद्धान है या अतत्व श्रद्धान? प्रश्न 3, न द्रव्य का ज्ञान है न भाव का ज्ञान है, ये क्या है, तत्व श्रद्धान है या अतत्व श्रद्धान है? और प्रश्न 4, द्रव्य का भी ज्ञान है उसके भाव का भी ज्ञान है, तत्व श्रद्धान या अतत्व श्रद्धान? 4 प्रश्न पूछे मैंने। पहले तो ये बताइए प्रश्न समझ में आया क्या? चारों प्रश्न समझ में आया क्या? एक साथ 40 चलो मैं एक एक करके मैं फिर से पूछता हूँ। द्रव्य का ज्ञान है परंतु उसके भाव का नहीं, तत्व श्रद्धान है या अतत्व श्रद्धान? तत्व श्रद्धान है, थोड़ा थोड़ा। ओके, अगला प्रश्न। अब सारे उत्तर देखेंगे। कोमल जी आपका क्या कहना है? अपन सब सारे उत्तर एक साथ ही देखेंगे। पहले तो अभी आपके उत्तर ले लेता हूँ। 2 ऑप्शन दिए, तत्व श्रद्धान और अतत्व श्रद्धान, ऐसे? हाँ। और द्रव्य का ज्ञान है और भाव का ज्ञान नहीं है तो अतत्व श्रद्धान आएगा। ओके, एक मतलब हाँ, इसमें 2 उत्तर आ रहे हैं। ठीक है कोमल जी, आपका कहना है। आप अपने आंसर लिख करके रखना, क्योंकि आप लास्ट में अपन चेक करेंगे किसके सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा प्रश्न। क्या द्रव्य का ज्ञान नहीं है परंतु भाव का ज्ञान है, ये तत्व श्रद्धान या अतत्व श्रद्धान? तत्व श्रद्धान। एक उत्तर आया तत्व श्रद्धान। और इसमें द्रव्य का ज्ञान नहीं है, हाँ, और भाव का ज्ञान है, हाँ, तो तत्व श्रद्धान आना। आपका कहना है तत्व श्रद्धान आना चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न। ना द्रव्य का ज्ञान है ना भाव का ज्ञान है। हालांकि ये कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि तुम जान ही नहीं रहे हो तो श्रद्धान का आएगा। तो एक काम कीजिए, तीसरा क्वेश्चन हटा दीजिए, छोड़ो, तीसरे क्वेश्चन को तो पूछना ही नहीं है अपन को। चौथा क्वेश्चन, द्रव्य का भी ज्ञान है और उसके भाव का भी ज्ञान है, तत्व श्रद्धान। ठीक है, हाँ, तत्व श्रद्धान। अब मैं आंसर बताता हूँ, आप चेक करते जाना। जो पहले का आंसर है वो अतत्व श्रद्धान, दूसरे का आंसर है वो भी अतत्व श्रद्धान, और तीसरा है वो उसका आंसर तत्व श्रद्धान। मैं एकदम लेमन्स लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ। एक मतलब अभी जानना और मानना में एक रूप से पकड़ करके चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो कोई आकर के पूछेगा, कल तो आप कह रहे थे जानना और मानना थोड़ा अलग अलग है। अभी प्रश्न पूछते वक्त जानना और मानना में एक मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले प्रश्न, द्रव्य का ज्ञान है उसके भाव का ज्ञान नहीं, अतत्व श्रद्धान। क्यों? क्योंकि तत्व श्रद्धान में 2 बातें आती है, समझो ना। तत्व, तत् बोले तो द्रव्य का ज्ञान, और त्व बोले माने उसके भाव का ज्ञान। तो जब द्रव्य का ज्ञान होगा और उसके भाव का ज्ञान होगा, दोनों का एक साथ युगपत यथार्थ ज्ञान होगा, श्रद्धान होगा, उसी को तत्वार्थ श्रद्धान कहेंगे। अब मैं जीव हूँ, जीव 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 जीव, क्या मुझे सही से श्रद्धान हो रहा है जीव का? नहीं।
ज्ञान 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 ज्ञान, क्या श्रद्धान हो रहा है? नहीं हो रहा है। जीव ज्ञानमयी है, अब श्रद्धान हो रहा है, अब हो रहा है। ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तत्व का भी श्रद्धान होना चाहिए, उसके भाव का भी श्रद्धान होना चाहिए, तब जाकर के उसे तत्व श्रद्धान कहेंगे, उसी को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न था अपना कि द्रव्य का ज्ञान है परंतु तत्व का ज्ञान नहीं है, वो तत्व श्रद्धान, 100% सही बात। दूसरा, द्रव्य का ज्ञान नहीं है, उसका भाव का ज्ञान है। ठीक है, मतलब ही क्या रहा? भाव जान करके करेगा, तुम्हें द्रव्य भी तो पता होना चाहिए, तुम्हें काम कहाँ करना है, किसके बारे में। मिठास मिठास मिठास, अरे पर मिठास कितने तो भी चीज़ों से आती है, गुड़ से भी मिठास आती है, शक्कर से भी मिठास आती है। तुम्हारे प्रयोजनभूत वस्तु है क्या, वो समझने के लिए द्रव्य का भी ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए मात्र भाव का ज्ञान होने से भी काम नहीं चलेगा, वो भाव किस द्रव्य का है ये समझना जरूरी है। और जो तीसरा प्रश्न था अपना, मतलब आखिरी प्रश्न था, क्या द्रव्य का भी ज्ञान है, उसके भाव का भी ज्ञान है, सो तो सही था कि वो तत्व श्रद्धान कहलाएगा। देखिए मैं इतना सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब कल के एक प्रकरण को मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ और रिवाइज करा रहा हूँ, एक नई बात भी आपको बता रहा हूँ। तत्व श्रद्धान जब भी आपके दिमाग में आए, आपको दो बातें विचारनी है, तत्व, द्रव्य और उसका भाव, द्रव्य और उसका भाव, और उसका श्रद्धान। कोरा द्रव्य या कोरा उसका भाव, इससे कुछ भी काम नहीं होने वाला। ठीक है, कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या, या सिर्फ एक ही जन को समझ में आया है? नहीं जी भैया जी। ओके ओके, अब देखो कल अपना प्रकरण क्या चला था। कल अपन ने बेसिक बातें चर्चा की थी और मिथ्या दर्शन का स्वरूप अपन ने जस्ट चालू किया था, जिसमें अपन ने 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा ऐसी की थी कि यहाँ पर मिथ्या दर्शन कहा है, तो दर्शन मतलब क्या, तो दर्शन के अपन ने कई सारे अर्थ देखे थे। और समझना, सही वक्त पर सही प्रकरण में सही अर्थ लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रकरण चेंज हो गया और वही अर्थ लगाएंगे तो बहुत बहुत गलत होता है। जैसे एक उदाहरण, सिंपल उदाहरण जो सभी जन जानते हैं, अजय रष्टव्यम, अज से पूजन करनी चाहिए। बताइए अज के क्या क्या अर्थ होते हैं? एक तो बकरा होता है, और अनाज ने, हाँ अनाज वो चावल। बराबर, एक अर्थ अज का एक अर्थ होता है अज, मतलब जिसको बोने पर अब उगने की ताकत नहीं रही है। ऐसे 3 साल पुराने अनाज को अज कहते हैं। ठीक, 3 साल पुराना अनाज उसको अज कहते हैं। अज अज, ठीक है, अज्जी नहीं, अज। ठीक है, तो और अज का एक अर्थ बकरा होता है। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, सभी जन जानते हैं, वो क्या है, वच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। मतलब वसु राजा के पास पहुंच गए, और अज का सही अर्थ बताओ। अब वसु राजा जानता है कि अज का अर्थ तो अनाज ही लेना है, परंतु उसने बस छल से वो उसने कह दिया कि नहीं, अज का अर्थ तो बकरा होता है, और फिर बकरे से हवन करनी चाहिए। और उसके बाद देखिए 2 धाराएं चल पड़ी, कोई होम हवन करने लग गया, होम हवन मतलब यज्ञ आदि बलि चढ़ाने लग गए। अब ये समझ लो, एक और उदाहरण देता हूँ, सिंपल सा उदाहरण है। अचेल मतलब क्या, अचेल, जिसे चेतना नहीं, अचेल ल ल अचेल, अच्छा स्थिर, अचल नहीं, अचेल। हाँ हाँ बोलिए। चेल यानी कपड़ा होता है ना। बराबर बराबर, तो अचल अचेल बराबर, करेक्ट। तो जिसके कपड़ा नहीं है, जिसके परिग्रह नहीं है, उसे अचेल कहते हैं। ठीक है, जानते हैं श्वेतांबरियों ने इसका छल ग्रहण कर लिया। वे क्या कहते हैं, अ मतलब तो किंचित होता है, जैसे अपन कहते हैं ना
अकषाय, अकषाय मतलब क्या, किंचित कषाय, ठीक है। उन्होंने वही अर्थ यहाँ पर लगाया, अचेल मतलब किंचित कपड़ा जिसके पास पाया जाता है। अब देखो अर्थ में फर्क हो गया, फल क्या निकला, दो धाराएं हो गई, एक दिगंबर एक श्वेतांबर, हो गया, दो टुकड़े हो गए। मतलब समझना ये किसी शब्द का किसी प्रकरण में कैसा अर्थ लगाना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गलत अर्थ लगाएंगे तो गलत ही प्रथा चालू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दर्शन का अर्थ गलती से भी आंखों से देखना, सामान्य अवलोकन मत ले लेना। यहाँ पर दर्शन मतलब श्रद्धान है, तो मिथ्या श्रद्धान की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। धातु भले ही सेम है, मूल शब्द तो दोनों ही सबका सेम ही है, ठीक है, परंतु प्रकरण चेंज होने के साथ साथ उसका अर्थ भी बदलते जाता है। चलिए और बस ये अपन ने लगभग बात करी थी। आज एक प्रकरण एक स्टेप आगे बढ़ करके अगले पेज की तरफ बढ़ना है हमें। अब देखो अगले पेज में पहले एक प्रश्न आया है, थोड़ी सी मैं वैसे ही चर्चा करता हूँ प्रश्न के बारे में। प्रश्न है सामने वाले का क्या कि आप तो श्रद्धान की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हम आपसे पूछते हैं ज्ञान पहले होता है या श्रद्धान पहले होता है? चलिए आप बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ ज्ञान पहले होता है या श्रद्धान पहले होता है? ज्ञान होगा ना पहले, ज्ञान पहले होगा, तो श्रद्धान करें। बराबर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले ज्ञान होगा, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। बाबा विश्वास तो काम में लेने के बाद आएगा, जब ज्ञान करेंगे तभी विश्वास होगा, बिना ज्ञान के कोई विश्वास करता है नहीं, बराबर। तो शंकाकार ये पूछता है अगर पहले ज्ञान बाद में श्रद्धान, इस तर्ज पर तो पहले केवल ज्ञान होना चाहिए था, उसके बाद सम्यक दर्शन प्रकट होना चाहिए था। कितने जन प्रश्न समझ रहे हैं? पहले मुझे इतना बताइए, प्रश्न समझ रहे हैं क्या? नहीं समझा? समझिए क्या कहना चाहता है वो? कोई भी एक जन। शंकाकार का प्रश्न क्या है? वो कह रहा है कि यदि केवल ज्ञान नहीं होगा तो फिर ज्ञान मतलब पदार्थ को कैसे जानेंगे, श्रद्धा कैसे करेंगे? हाँ बराबर, क्योंकि उसका तर्क ये है जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, ये उसका तर्क है, ठीक है। अब कई बार अपन को लगता है क्या फालतू सवाल पूछा है, परंतु आप ये 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप जैन हैं, ठीक है, और फिर एक दार्शनिक दृष्टि से विचार कीजिए। ऐसे मतांतरों में चर्चा हो रही है, भूल जाइए कि आप जैन हैं, बौद्ध है, कौन है, भूल जाइए, ठीक है। अब विचार कीजिए, अब तो आपको मानना पड़ेगा ये प्रश्न लॉजिकल है। क्यों? वो बहुत लॉजिकल प्रश्न पूछ रहा है। वही पहले ज्ञान होता है बाद में श्रद्धान होता है, तो ज्ञान की भी पूर्णता पहले होनी चाहिए, श्रद्धान की पूर्णता बाद में होनी चाहिए। ये सामने वाले का प्रश्न है, ठीक है। देखो प्रश्न है मेरा, मैं शंकाकार के प्रश्न को मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा हूँ। कैसे? मान के चलिए आपका पुत्र आपकी पुत्री जो कुछ भी है 10th क्लास में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 5th क्लास में है, और आपके पड़ोसी का जो लड़का है लड़की है जो कुछ भी है वो 7th क्लास में है। प्रश्न है मेरा, सबसे पहले 10वीं क्लास कौन पूरी करेगा? जो 7वीं में है, पड़ोसी का लड़का। क्यों? वो 7वीं में, वो आगे है, बराबर। शंकाकार यही कहना चाहता है, बराबर। शंकाकार यही कहना चाहता है पहले ज्ञान होता है बाद में श्रद्धान होता है, तो ज्ञान की पूर्णता पहले होनी चाहिए, श्रद्धान की पूर्णता बाद में, अर्थात केवल ज्ञान पहले, सम्यक दर्शन बाद में। पंडित साहब का उत्तर जरा समझना। पंडित साहब एकदम मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्तर देते हैं। वो कहते हैं भैया तुम्हारा प्रश्न तो बिल्कुल सही है, तुम्हारा लॉजिक भी कुछ हद तक हम सही मानते हैं, क्या कि पहले ज्ञान होगा फिर श्रद्धान होगा, परंतु लगा करके कहना चाहते हैं
कि जो असली बात है कुछ और है। माना कि ज्ञान के बाद ही श्रद्धान होता है, परंतु जिस वस्तु का ज्ञान करने से हमारा कुछ काम ही सधने नहीं वाला, उसको जानकर करेंगे क्या? उदाहरण देते हैं, बहुत कई सारे उदाहरणों की चर्चा करूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं एक सीए का स्टूडेंट हूँ, मुझे फिजिक्स में क्या चल रहा है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बायोलॉजी में क्या होता है, ज्योग्राफी में क्या होता है, इसको लेकर के कुछ कम ज़्यादा हुआ, उसको लेकर के मुझे कम ज़्यादा ज्ञान रहा, तो मुझे कुछ दिक्कत है? नहीं है। परंतु अगर उसी जगह पर मैं अगर कहीं अकाउंटिंग गलत कर दूं, मैं अगर टैक्स गलत कैलकुलेट कर दूं, मैं अगर गलत सलाह दूं कि कंपनी नहीं बनानी चाहिए, तुम्हें तो एक फर्म बनानी चाहिए और फलाना ढिमका जो कुछ भी है, अगर मैं इसमें गलत सलाह दूं, तो क्या मैं मूर्ख और चतुर कहा जाऊंगा? मैं टैक्स गलत कैलकुलेट करता हूँ, अकाउंटिंग गलत करता हूँ, तो क्या उसको लेकर के मैं मूर्ख कहा जाऊंगा? हाँ। बराबर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरा फील्ड है। उदाहरण, ठीक है, सिमिलरली लगा लेना, क्या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, अब मान के चलो उसने टैक्स वगैरह के बारे में गलत ज्ञान दे दिया, ये टैक्स में तो पता है ऐसा होता है, टैक्स में तो पता है वैसा होता है, उसको लेकर ये कुछ उसको लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं। परंतु अगर वो नट थोड़ा कम टाइट करे, थोड़ा सा ढीला ही रखे, उसको लेकर के उसको दिक्कत है, और मैकेनिक को पूरी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि टैक्स वगैरह का ज्ञान उसके फील्ड का है ही नहीं, उसका फील्ड है मैकेनिक्स, उसका फील्ड है कंप्यूटर साइंस, जो कुछ भी है। मतलब जिस फील्ड के ज्ञान होने ना होने से हमारा कुछ कम ज़्यादा होता नहीं, तो उसके जानने ना जानने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जिससे फर्क पड़ेगा तुम्हें तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। देखो और उदाहरण लेते हैं। अगर हम उपवास आदि करें, उपवास आदि ना करें, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। परंतु उसी जगह पर अगर हम रात्रि भोजन करें, हम बाजार की वस्तुओं का सेवन करें, हम बिस्किट चॉकलेट टॉफीज खाएं, बाजारू वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे क्रीम शैम्पूज आदि का प्रयोग करें, लिपस्टिक आदि का प्रयोग करें, तो क्या दिक्कत है? क्या हम फेयर एंड हैंडसम मेंस फेस वॉश आदि का प्रयोग करें, जो कुछ भी है जिलेट शेवर जो कुछ भी अलग उसका प्रयोग करें, तो क्या दिक्कत है? हाँ, पूरी दिक्कत है, पूरी दिक्कत है। क्यों? अभक्ष्य वस्तु है। जैनत्व का तो पहली कंडीशन है भैया, तुम 8 मूल गुण पे चलने चाहिए। तो जिसको लेकर के फर्क पड़ता है तुम्हें तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, फिर बाकी की चीजें ऑप्शनल। फिर हो तो अच्छी बात, परंतु नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मैं एक ट्रेडिशनल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। लड़के को अगर घर के काम ना आए, झाड़ू पोछा करते ना आए, रसोई ना बनाते आए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर वो धंधे में एकदम, अब मैं कहना नहीं चाहता, परंतु एकदम नाकारा है, निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता, निठल्ला बैठा रहता है, तो दिक्कत है। तो पापा मम्मी को दिक्कत है, पूरी दिक्कत है। क्या कर रहा है? इतना पढ़ा लिखाया, अब तो ऐसे फोकट में क्यों बैठे, चल धंधे पे, ऐसा कहेंगे या नहीं कहेंगे? फर्क पड़ता है। तू अगर ऐसे ही बैठेगा तो दिक्कत है। और उसी जगह पर अगर किसी लड़की को बाकी चीज़ों का कम ज़्यादा ज्ञान है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु उसको घर गृहस्थी के रसोई जो उसका मेन एरिया है, जो घर संभालने का एरिया है, वो अगर कम रह जाए तो दिक्कत है। हाँ, पूरी दिक्कत है। क्यों? पूरा बेस ही हिल जाएगा, क्योंकि घर बना स्त्री से आता है। स्त्री ही नहीं रही तो घर बना कैसे? उस स्त्री की महिमा बहुत है उसमें। अगर घर बनाना है तो स्त्री चाहिए, और घर में ही स्त्री नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा समझना, ठीक है। मतलब जो अपना फील्ड है, अगर वो फील्ड नहीं बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, हो तो बहुत अच्छा, परंतु जो तुम्हारा कोर फील्ड है उसमें तो तुम्हारी मास्टरी होनी ही चाहिए। तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे देखो, कोई मैकेनिक के पास जा कर के कहे
कि भैया मेरी गाड़ी ठीक कर दो, वो कहे नहीं साहब मुझे तो ये गाड़ी ठीक करने नहीं आती, दूसरी गाड़ी लेकर के आओ मैं वो ठीक कर दूंगा, ग्राहक क्या कहेगा? ग्राहक क्या कहेगा? प्रश्न है मेरा, हाँ आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप किसी गैराज में चले गए और गैराज वाला कहता है नहीं साहब आपकी ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी मैं ठीक नहीं कर सकता, कोई दूसरी गाड़ी हो तो लाओ, आप क्या कहेंगे? भले आदमी फिर मैकेनिक बना ही काय के लिए, गैराज खोला ही काय के लिए तूने, तू ये कहेगा कि यही गाड़ी नहीं लाओ वो दूसरी गाड़ी लाओ, तो मत करना। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या मैं फोकस इस पे कर रहा हूँ कि जो अपने जानने योग्य बात है उसमें तो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें रत्ती पाई तुमने कुछ कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ जो ऑप्शनल बातें हैं वो हो तो बहुत अच्छा, हो तो बहुत अच्छा, परंतु नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ का भाई? 7वें अधिकार का प्रकरण है उपवास आदि। एक मिनट, हाँ अगर मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, लगभग कुछ ऐसा ही प्रकरण है। 7वें अधिकार में नहीं, वहां पर बात ऐसी आ रही है, नहीं वो 7 तत्वों का, हाँ बराबर 7वें अध्याय में 7 तत्वों का जो प्रकरण है ना वही पे आया, शायद ये यहाँ पर होगा, आश्रय नहीं संवर तत्व संबंधी भूल, छोड़ो, मैं प्रकरण आपको बताता हूँ है क्या। प्रकरण ये है कि उपवास आदि करना क्या ये मोक्ष में कारणभूत है या अकारणभूत है, क्या है आपको क्या लगता है? वहाँ पर कहते हैं कि तुम उपवास करो ना करो उसका और मोक्ष का कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा भी देखा जाता है उपवास करने वाले भी मोक्ष में जाते हैं, उपवास नहीं करने वाले भी मोक्ष में जाते हैं। एक उसी प्रकार उपवास करने वाले मोक्ष में नहीं जाते हुए भी देखते हैं और नहीं करने वाले भी नहीं जाते। चारों प्रकार के केसेस संभव है वहाँ पर, मतलब उपवास करना ना करना इससे तुम्हारा मोक्ष में जाना लेना कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। एक दूसरा, क्या मोक्ष में जाने के लिए नग्नता अंगीकार करनी पड़ेगी? हाँ अंगीकार करनी पड़ेगी, हाँ अंगीकार करनी ही पड़ेगी, परंतु प्रश्न है क्या नग्नता अंगीकार करने पर मोक्ष में जाएगा ही जाएगा? ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब व्याप्ति यहाँ पर एक तरफी बैठती है। अब मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ, क्या मोक्ष में जाने के लिए रत्नत्रय प्रकट करना पड़ेगा? जी हाँ रत्नत्रय प्रकट करना ही पड़ेगा। और प्रश्न है मेरा, क्या रत्नत्रय प्रकट करने के बाद मोक्ष में आदमी जाता है? जी हाँ जाता ही जाता है, मतलब व्याप्ति दुतरफी बैठती है यहाँ पर। तो जहाँ पर दुतरफी व्याप्ति बैठती है ना वो काम हमें करना चाहिए। एक तरफी व्याप्ति बैठ रही है वो तो हो तो ठीक, अच्छा एक तरफ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक मैं कैसे कह दिया मैंने, नग्नता तो होनी ही चाहिए, मोक्ष में जाने के लिए नग्नता तो होनी ही चाहिए, परंतु उपवास के बारे में बात करें हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी कोई विशेष बात नहीं है। और एग्जाम के टाइम पर मान के चलिए परीक्षा चालू है, ठीक है, आपका क्या कहना है, बच्चों ने खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं पढ़ाई बहुत है, क्या करें हम, काम करो खाना छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सहन कर लें। और मान लीजिए चलो उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या उसने महीनों महीनों उपवास किया है, अब बताओ चलो, तो क्या एग्जाम के टाइम पे उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भोजन छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? कोई संबंध ही नहीं है। एग्जाम क्लियर करना और उपवास करना इससे तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है। तुम खाओ न खाओ, कम खाओ ज़्यादा खाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम तो पढ़ाई करोगे तो पास होगे, खाने से कुछ संबंध ही नहीं है। हाँ इतनी बात ज़रूर कही जाएगी, क्या कि तुम अगर ज़्यादा खाओगे तो आलसी हो जाओगे, प्रमादी हो जाओगे, तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, तो एग्ज़ाम ढंग से नहीं लिख पाओगे। और अगर कम खाओगे, बहुत ही कम खाओगे या नहीं खाओगे तो तुम्हें बहुत दौर्बल्य महसूस होगा, अशक्तपना महसूस होगा, तुम फिर थक जाओगे, पेपर ढंग से नहीं लिख पाओगे, फिर दिक्कत। तो इतना ही खाना जितना तुम्हारे अध्ययन में पोषक हो, बराबर।
ऑप्शनल चीज़ें ऐसी ही होती है, उतनी ही करना जितनी तुम्हारे साधना में कार्यकारी हो। अगर ऑप्शनल चीज़ें नहीं भी करो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष क्या है, मैं लगभग 10 मिनट से आपके साथ उदाहरण शेयर कर रहा हूँ, उदाहरण शेयर कर रहा हूँ। निष्कर्ष ये है कि अप्रयोजनभूत वस्तु को न जाने, फिर से अप्रयोजनभूत वस्तु को जाने, नहीं जाने या अन्यथा जाने, 3 बातें कह रहा हूँ, जाने, नहीं जाने अथवा अन्यथा जाने, कोई फर्क नहीं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ेगा तो थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ता होगा, परंतु अगर प्रयोजनभूत तत्वों में तुम अगर अन्यथा भी जानोगे, कम जानोगे, तो बहुत बहुत बड़ी समस्या। तुमको उनको पूरा 100% जैसे वैसे श्रद्धान करना पड़ेगा। रत्ती पाई यहाँ वहाँ नहीं चलेगा। क्यों साहब? थोड़ा सा जीव तत्व में ना मैं थोड़ा सा इतना मानता हूँ कि हाँ, अजीव के साथ उसका थोड़ा सा संबंध रहता है, तो बाकी सब मैं सही मानता हूँ, बट वो अजीव का थोड़ा तो करता है, इतना मैं मानता हूँ। गया एक थोड़ा सा भी नहीं चलेगा। नहीं, थोड़ा सा तो अजीव जीव का करता है ना, जीव अजीव का करता है ना, आश्रवबंद आदि थोड़े से इसको दुख देते हैं ना, गया तो वहीं पे गया। हाँ, तप आदि करूँगा तो मुझे फल की प्राप्ति होगी, गया तो यहीं पे गया। थोड़ा सा भी नहीं चलेगा यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं है। अप्रयोजनभूत तत्व में मान के मैं चलो कहूँ, मैं अभी कहता हूँ कि सुमेरु पर्वत 1000 योजन का है। कुछ दिक्कत। अब जिसको पता है वो तो कहेगा कि क्या कह रहे हैं, हमने तो सुना है कि सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है, बराबर। 1,40,000 योजन का आप 1000 कैसे करें? हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया या स्लिप ऑफ माइंड हो गया, बोलते बोलते लाख कहना था तो 1000 निकल गया, हो सकता है। परंतु इससे उसका कोई मोक्ष मार्ग अड़ने नहीं वाला है। मैं कहूँ आपको, गलती से मैं अगर कह दूँ कि ढाई द्वीप कह रहा हूँ मैं, अपने मध्यलोक में अनंत द्वीप समुद्र है, कुछ फर्क पड़ेगा? अब मैं असंख्यात के बजाय मैं अनंत कह दिया, कुछ दिक्कत है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्या कहते हैं, ग्रंथ का ही एक दाखला देता हूँ मैं आपको। ये कहाँ का प्रकरण है? धवल का प्रकरण होगा, त्रिगुणा सत्य गुणा का। धवल का है या गोमट सार का है, कहीं तो भी एक प्रकरण आया है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु प्रकरण ऐसा आया है कि मनुष्य लोक में स्त्रियां कितनी हैं, स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो कहते हैं जितने सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं उनसे तिगुना या सप्तगुना, एक कुछ तो भी है। अब सामने वाला कंफ्यूज हो गया। देखो, मैं आपको कहूं कि कितने रुपए हुए इसके, मैंने मान के चलो आपको कोई सामान से बेच दिया, ठीक है, आपने पूछा कितना हुआ, मैं कह सकता हूं कि मैं अभी ठीक से नहीं कह पा रहा हूं, होंगे कुछ 10-12 हज़ार होंगे, ठीक है, 10-12 हज़ार होंगे, मतलब रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं। मैं अगर ऐसे कहूं नहीं होंगे, या तो 10,000 होंगे या तो 50,000 होंगे, कोई तो पागल है क्या? या तो 10,000 होंगे या तो 50,000 होंगे। अब आचार्य देव ने भी ऐसे ही कुछ कहा कि नरक कह रहा हूं मैं, मनुष्य लोक में स्त्रियां कितनी हैं? तो कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि में जितने देव है ना उनसे तिगुना या सप्तगुना, 7 गुना। भले आदमी, ठीक है, माना थोड़ी रेंज हो सकती है, पर रेंज कैसे हो? 3 या 4 गुना ठीक माना जाए, 3 गुना या 7 गुना। आचार्य देव ने उत्तर दिया, देखो यहाँ पर हमारे पास 2 परंपराएं आ रही है, एक तो 3 गुना भी आ रही है, 7 गुना भी आ रही है, हम किसी को झुठला नहीं सकते हैं। और छोड़ो ना, वैसे 1-2 बातें मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, और छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कितने भी हो, सब सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तभी सब सुख पाएंगे। हाँ, 3 गुना हो 7 गुना हो, उससे तुम्हें क्या? समझ में आ रहा है? मतलब जो प्रयोजनभूत वस्तु, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये सब छोड़ दो, आज से अपन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आज से अपन चरणानी वगैरह गया तेल लगाने, उसको अपन कुछ लेना देना नहीं, करणानियों के शास्त्र क्या पढ़ने, छोड़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु पहले हमें प्रयोजनभूत का ज्ञान होना चाहिए।
पहले में पहले प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद चाहे जो करो ना। किसने मना किया है? बल्कि करना ही चाहिए। तुम्हारा श्रद्धान अडिग बना रहे इसके लिए तुम्हें और ग्रंथ पढ़ते रहने चाहिए, करणानियों के, कभी चरणानियों के, कभी अध्यात्म के, कभी न्याय के, ये तो पढ़ते रहने चाहिए। परंतु पहले में पहले तुम्हें प्रयोजनभूत पढ़ना चाहिए। कोई कहे मैं अन्य मतियों के भी ग्रंथ पढ़ूंगा, पढ़ो ना, किसने कहा मना किया है? अकलंग निकलंग भी कहते किसने मना किया है? परंतु पहले में पहले तुम्हारा प्रयोजनभूत तत्वों के ऊपर श्रद्धान एकदम साफ होना चाहिए। अगर उसमें ही खोट है तो तुम बाकी फिर ऑप्शनल चीजें करते रहो, उसको कुछ भी मतलब नहीं है। ऑप्शनल चीजों को करने की कोई यहाँ पर देखो, और एक उदाहरण देता हूं मैं। लास्ट पेपर कौन सा होता है छोटे बच्चों के लिए? प्रायः स्कूल में लास्ट पेपर कौन सा होता है बच्चों का? यूजुअली ड्राइंग का होता है। और कैसा होता है? उसके कुछ मार्क्स होते हैं या ग्रेड होता है? सब परसेंटेज में ऐड होता है, क्या होता है? ग्रेड, शायद अभी तो ग्रेड ही होते हैं। ग्रेड ही होता है। मान के चलो उसमें डी ग्रेड आ जाए, ठीक है, सी ग्रेड आ जाए, डी ग्रेड आ जाए, कुछ दिक्कत है? छोड़ो ना, क्या करना है, वो रंग भरने, सारे रंग और पोत दो सारे, कुछ ना कुछ बन जाएगा। कुछ ना कुछ बन जाएगा। अच्छा, किसी की चित्रकला अच्छी हो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु नहीं भी आती हो तो भी कोई वांदा नहीं। परंतु अगर तुम मैथ्स में 4 + 4 16 करके आ गए, नालायक 4 + 4 16 करके आ गए, गई भैंस पानी में, कुछ मतलब नहीं है। अगर हिंदी नहीं आती है, मराठी नहीं आती है, और अंग्रेजी नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, भाषाओं का ज्ञान नहीं है, गया सब पानी बर्बाद। ये साइंस का इतना सा फॉर्मूला नहीं है। मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स है, कोई मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करे, ड्राइंग के ऊपर फोकस ना करे, बिल्कुल उसका काम चल जाएगा। परंतु कोई पूरा साल ड्राइंग ही ड्राइंग करता रहे और पढ़ाई ना करे, मैथ्स ना करे, साइंस ना करे, या और क्या कहते हैं अपना लिटरेचर ना पढ़े, तो उसका तो बहुत बड़ा घाटा होगा, बहुत बड़ा घाटा होगा। मुझे लगता है मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए, चरणानियों के लौकिक उदाहरण भी दिए, करणानियों के उदाहरण दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए। निष्कर्ष इतना ही है कि जिन पदार्थों को जानना, नहीं जानना अथवा अन्यथा जानना, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो ठीक है ना, छोड़ दो। परंतु जो प्रयोजनभूत वस्तु है उनको तो जानना ही जरूरी है, ठीक है। आइए अपन यहाँ से थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 77 कोई पढ़ेगा? 77 नहीं, अरे प्रयोजनभूत ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अपने एक प्रश्न तो पेज नंबर 77 है। हाँ जी, पढ़िए ना, कोई भी पढ़िए। यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? समझ में आ रहा है? समाधान क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा। जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चलिए। समाधान, पदार्थों को का जानना, ना जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। एक मिनट जो प्रतीति होती, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, बट मुझे बताइए, जानना, न जानना, अन्यथा जानना, ये ज्ञानावरण की कौन सी प्रक्रिया है? मतलब ज्ञानावरण की कौन सी अवस्था है? मतलब क्या है? उदय है, क्षयोपशम है, क्या है? उपशम है, क्या है? मैं तीनों के लिए पूछ रहा हूँ, जानना, न जानना, अन्यथा जानना। वो तो क्षयोपशम है, ठीक है। जानना वो तो क्षयोपशम है, बराबर। न जानना वो ज्ञानावरण का उदय है। करेक्ट। और
और अन्यथा अन्यथा जानना ये तो ज्ञानावरण के अनुसार होगा कि वो मोहनीय के अनुसार होगा ना, अन्यथा जानना। नहीं, यहाँ पर मोहनियों को मिक्स मत कीजिए, यहाँ पर मोहनियों को मिक्स मत, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि ज्ञानावरण की बात है ये। उदय, हाँ वो भी उदय, अन्यथा हाँ वो अन्यथा जानना भी उदय हो गया। परंतु किसका उदय, किसका उदय? देशघाती स्पर्धकों का उदय, जो हाँ आपको याद आ रहा है क्षयोपशम में भी वो अस्पष्टता किसको लेकर के होती है? जो हम नहीं जान पाते हैं ना, या धुंधला धुंधला सा होता है, वो देशघाती स्पर्धकों के उदय को लेकर के होता है। जो जानना होता है वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, उसको लेकर के हमारा जानना होता है। परंतु जो धुंधला धुंधलापना होता है, अस्पष्टता होती है, इनकम्प्लीटनेस होती है, ये इनकम्प्लीटनेस वो देशघाती स्पर्धकों के उदय से होता है। ठीक है, तो अगर मैं बताना चाहूँ, मैं नोट करके लाया हूँ, एक मिनट। हाँ, मैंने क्या लिखा है? हाँ, पदार्थों का न जानना, ये तो उदय की बात है। पदार्थों का जानना ये क्षयोपशम से होता है, और पदार्थों का अन्यथा जानना ये क्षयोपशम ही के अंतर्गत जो देशघाती स्पर्धकों के उदय की बात है, वहां से बात निकलती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ सकते हैं। तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे आए? यह तो सत्य है। परंतु जैसे कोई पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुगाड़ नहीं है। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, जैसा जाने वैसा समाधान करे, तो इसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे मिथ्या दृष्टि या समुद्र दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही सावधान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। हाँ, तो क्या, हाँ, ये पैराग्राफ अपना हो गया। इसमें से बात इतनी ही निकलती है कि जिससे प्रयोजन सधे उसमें अगर तुम्हारा पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण श्रद्धान है, तो तुम्हें चतुर कहा जाएगा। अगर जिससे प्रयोजन बनता है तुम उसी में फेल हो गए हो, तब तो फिर दिक्कत है, तब तो फिर तुम पागल ही कहलाओगे। ऑप्शनल चीज़ों को जानो न जानो, अन्यथा जानो कम जानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा जानो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंडेटरी चीज़ों में अगर घपला करोगे तो दिक्कत है। हाँ, उपवास आदि करोगे, परंतु जब भी खाना होता है तो बाहर से ऑर्डर कर करके खाओगे, होटलों से मंगा करके खाओगे, नहीं चलेगा ना। ये सब बातें हैं। एक मिनट, हाँ, अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। हाँ जी, पढ़िए। यहाँ जानना, इतना जानना है हाँ, कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का ना जानना या यथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है, और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परंतु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ सावधान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नाम होता है। अब समझना, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि देखो, अब ऊपर तक तो क्या बात चल रही थी, जानने की बात चल रही थी। अब वे धीरे धीरे श्रद्धान में भी उतर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं
कि अप्रयोजनभूत हो या प्रयोजनभूत हो, तुम उसको गलत जानो, क्या कहते हैं, न जानो, अयथार्थ जानो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अयथार्थ अगर श्रद्धान करोगे तो बहुत बड़ा घाटा होगा। फिर से अब 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए, अप्रयोजनभूत की बात चल रही, अपन प्रयोजनभूत तत्वों की जरा बात करते हैं, ठीक है। प्रयोजनभूत तत्व अगर इनको गलत जानेंगे तो कह रहे हैं एक दफ़ा चल जाएगा, इतना कुछ बड़ा घाटा नहीं है। परंतु अगर उनका अयथार्थ श्रद्धान करोगे तो बहुत बड़ा घाटा है। मुझे बताइए, कोई आश्रव को बंध कहे, अच्छा आश्रव को मोक्ष कहे, संवर को बंध कहे, जीव को अजीव कहे, कुछ फर्क है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम बदलने से क्या है? कभी मान के चलो मैंने संवर का नाम बंद कर दिया, बंद का नाम मैंने मोक्ष कर दिया, नाम बदलने से क्या होता है? अगर तुमने श्रद्धांत सही से माना है, अगर तुमने ये मान रखा है कि ये सभी हेय तत्व है, उपादेय तो मेरा एक जीव तत्व है, जब तक ये मानेंगे नहीं, हाँ मतलब संवर आदि भी एक क्या है, एक प्रकार से पर्याय है, और पर्याय मैं हूँ नहीं, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, एकमात्र वो ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव ही मैं हूँ। तो अगर इस प्रकार से उसने श्रद्धान कर ली तो क्या दिक्कत है, क्या हर्जा है? कोई हर्जा नहीं है। इसलिए नाम, व्हाट इज इन द नेम? इफ द नेम ऑफ रोज वुड हैव बीन समथिंग एल्स, क्या कहते हैं? विलियम शेक्सपियर की लाइन है, व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है? मैं आश्रव को आश्रव न जान करके बंध जानूं, बंध को बंध न जान करके मोक्ष जानूं, अरे नाम से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं उसका काम सही से मैंने समझ लिया है और उसे श्रद्धान भी कर लिया है तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, ऐसे कैसे चलेगा? अरे ये तो हो क्या रहा है, आज हम आपके पास ये सुविधा है कि हम जीव को जीव जाने, अजीव को अजीव जाने, मतलब शब्द के माध्यम से। तिरंज के पास बताना जरा ऐसा कौन सा जरिए, वो जानता होगा। अब उसने तो सोच रखा होगा, ओ हो मैं कर्मों के आने से मैं बड़ा बंधा हुआ हूँ। कर्मों के आने से तो बंधा हुआ है, कर्मों का आना से तो आश्रय है, तो बंध कैसे मान रहा है, बंध कैसे कह रहा है? अरे वो तो कह रहा है, परंतु उसने सही में मान लिया है कि ये है, मुझे इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये उपादेय वस्तु नहीं है, बस उसका काम हो जाएगा। मतलब आप समझ लेना, धीरे धीरे आप ज्ञान से भी श्रद्धान में प्रवेश कर रहे हैं। तुम गलत जानो अन्यथा जानो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अन्यथा श्रद्धान करोगे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा, और वो भी प्रयोजनभूत में, वो भी प्रयोजनभूत में, ठीक है। कितने जन समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, मुझे लगता है आज के लिए इतनी चर्चा काफ़ी रहेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण था ही। मैं चाहूँगा आप खुद से एक बार इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए, वैसे कुछ दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उदाहरण मैंने बहुत सारे दिए तो आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। परंतु कल का प्रकरण और आज का प्रकरण ज़रूर पढ़ करके लिखना एक बार, ठीक है। और आगे का जो प्रकरण है तो फिर वो तो वही चलना है, फिर 7 तत्वों की पूरी बात चलनी है, फिर 7 तत्वों संबंधी भूल वगैरह सब आएगा ही, तो देखेंगे अपन, ठीक है। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन यूनिवर्सिटी करेंगे। नहीं, चलिए यूनिवर्सिटी करते हैं।